नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। आज केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए हैं, डॉक्टर्स को काम पर लौटने के निर्देश भी दिए। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से भी कई सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि घटना के 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सोशल मीडिया से शव की सारी तस्वीरें तुरंत हटाई जाएं। कोर्ट ने सीबीआई को शव मिलने से लेकर पोस्टमार्टम तक की कड़ियों को जोड़ने के लिए गहराई से जांच करने के आदेश भी दिए। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स को भी मंगलवार शाम तक यानी कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा। राज्य सरकार को भी निर्देश दिए कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता पर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3700 सीसीटीवी पहले से ही काम कर रहे थे, तो फिर ये अपराध क्यों हुआ। सरकार हमें बताए कि मामला कोर्ट में आने के बाद आरजीकर अस्पताल में राज्य सरकार ने सुरक्षा को लेकर क्या क्या किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो एक चालान भेजा जाता है। इसके बिना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स शव को लेते नहीं हैं। चालान कहाँ है, हम इसे देखना चाहते हैं। तो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तीसरे कॉलम में फॉर्म ले जाने वाले कांस्टेबल का नाम है। चालान का कोई उल्लेख नहीं है। अगर ये दस्तावेज गायब है तो हमें चाहिए इस पर दूसरे पक्ष से समय मांगा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीधे मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी और आशीष भार्गव के पास चलते हैं। वो हमें इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर आज सुनवाई हुई और इस मामले में काफ़ी लंबी सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ कोर्ट पर, उस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं जो कोर्ट के अंदर थे। आशीष, क्या क्या हुआ आज कोर्ट में? जी देखिए, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, इस तरह की सुनवाई नहीं होती। लेकिन हमने देखा जो ट्रायल का विषय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठे हैं। पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठाए गए कि रात को क्यों पोस्टमार्टम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि 14 घंटे की डिले के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देखा, बहुत सारे सवाल पूछे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, ये सील कवर है, इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही, इसलिए हम इस पर ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डेड बॉडी मिलने के बाद महिला डॉक्टर की क्राइम सीन पर कौन कौन गया। इसके अलावा ये सवाल कहा है, सीबीआई को कहा है कि वो डेड बॉडी मिलने से लेकर सैंपल कलेक्ट करने से लेकर जो फोरेंसिक सैंपल कलेक्ट किए गए और जो पोस्टमार्टम हुआ वहाँ तक की थोरो जांच करे। साथ ही साथ सीसीटीवी जो है एक क्रूशल एविडेंस है, उसको भी गहनता से सीसीटीवी की जांच करें। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि एक हफ्ते में फिर से स्टेटस रिपोर्ट ताज़ा दाखिल करें और जो सवाल उठाए गए हैं उनके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बड़ा संकेत दिया है कि जो एविडेंस है उनके साथ टेम्परिंग हुई होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैंपल जो फोरेंसिक थे मौके से वो किसने उठाए। हालांकि ज़्यादा खुलासा यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन ये एक बड़ी बात है और इससे जांच की दिशा भी बदल सकती है और जांच के आगे बढ़ने में इसमें मदद भी मिल सकती है। आप मौके पे गए थे, आपने वहाँ पर जाकर देखा किस तरह से क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो हाईकोर्ट में पिटिशनर उन्होंने भी उठाए। एक सवाल ये भी उठा कि पोस्टमार्टम कराने से पहले जो फॉर्म भरा जाता है, जो चालान दिया जाता है, वो अभी नहीं मिला है। हालांकि वेस्ट बंगाल पुलिस सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो फॉर्म है, यहाँ पर नहीं मुझे मिल रहा है, तो अगली तारीख पे वो दाखिल करेंगे। सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि एक हफ्ते में सीबीआई की एक और ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट आएगी। बारीकी से, बहुत गहनता से एक एक चीज़ पर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जहन में हैं जो उसने खुल के नहीं पूछी हैं। इशारे इशारे में सीबीआई को कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें। सीबीआई ने यह भी कहा कि 5 घंटे तक क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया।
जी बिल्कुल, तुषार मेहता कह रहे थे कि क्राइम सीन को संरक्षित करना सबसे ज़रूरी होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन 5 घंटे तक वो क्राइम सीन ऐसे ही था। जो पिटिशनर हाई कोर्ट में थे वो भी आरोप लगा रहे थे कि वहाँ पर सब तरह की इजाज़त दी गई, क्राइम सीन को एक तरह से तहस-नहस कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो फ़ोटो जो तस्वीरें आई हैं, उनसे भी ये साफ़ होता है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। इस जाँच में झोल है। शुरुआती जो जांच थी उसमें पश्चिम बंगाल की झोल है, उन्होंने ये भी कहा है। 2 और अहम चीज़ें हुई हैं इस सुनवाई के 3 मुख्य पॉइंट थे। पहला इन्वेस्टिगेशन का जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा था कि जो सोशल मीडिया पर जो डेड बॉडी की महिला डॉक्टर की तस्वीरें थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत हटाया जाए। ये उस महिला की प्राइवेसी और डिग्निटी यानी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। तीसरी चीज़ वेस्ट बंगाल ने कहा कि 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों को की तरफ से जो पेश हुई वकील गीता लुथरा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी जूनियर डॉक्टर हैं वो कल शाम 5 बजे तक यहाँ पर लौटें काम पर, वरना सरकार स्वतंत्र होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन सरकार को भी कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि जो डॉक्टर हैं उनके लिए पूरी सुरक्षा मुहैया हो, जो सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम हैं, चाहे वो सेपरेट टॉयलेट हो, रेस्ट रूम हो, वो तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएं। और जो सीआईएसएफ की सुरक्षा के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, सीआईएसएफ की शिकायत थी कि वेस्ट बंगाल सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है। उनको भी बोला है कि कल शाम तक, कल रात तक वो जो हैं सीआईएसएफ को उचित रहने की, अस्पताल के नज़दीक रहने की व्यवस्था करें और जो सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो तमाम उनको उपलब्ध कराएं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी की है कि एफआईआर को दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की देरी हुई। ये बात क्यों आई? जी देखिए, ये बात इसलिए आई कि यहाँ पर पिटिशनर ने एक सवाल उठाया कि पोस्टमार्टम और जो सर्च सीजर हुआ वो बिना एफआईआर के हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि इतनी तमाम कवायद कर दी गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है और देश भर में ऐसा नहीं होता है। एफआईआर, उन्होंने ये भी कहा है कि एफआईआर रात को दर्ज हुई, उससे पहले आप सर्च सीजर कर दिया, आपने सैंपल उठा लिए। शाम के टाइम 3 डॉक्टरों के पैनल ने जबकि 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, पोस्टमार्टम भी करा दिया। तो ये जो गूफ ऑफ किया गया, इससे उन्होंने कहा कि पूरी गड़बड़ियाँ इस पूरे मामले में जांच में की गई हैं। उन्होंने एक लॉबी का भी नाम लिया सुप्रीम कोर्ट में कि वो लॉबी इसके पीछे काम कर रही है, वो ज़्यादा इसको बताना नहीं चाहते। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है आशीष की, जब मैं था कोलकाता में तो वहाँ पर आरोपी को पहले पकड़ लिया गया था। रात में 10 बजे आरोपी पकड़ लिया गया था और एफआईआर हुई है 12:15 बजे रात में। तो निश्चित तौर पर जांच को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और अब सीबीआई अपनी जो अगली रिपोर्ट है, फ्रेश रिपोर्ट है, वो अब 17 सितंबर को सौंपेगी। तब क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ होता है, ये देखना होगा और हम सब की नज़र लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगी। नई दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरामैन कमलकांत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। उधर कोलकाता के इस मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा तक मांगा है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। ये पूछा कि आखिर आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट, निर्ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें। दूसरा, ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। और इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी सरकार पर लग रहे सवालों का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा है पुलिस कमिश्नर के सवाल पर
कि पुलिस कमिश्नर ने तो पहले इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन दुर्गा पूजा आने वाली है और उनको कानून व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी है। इसके चलते मैं नहीं मना करा, क्योंकि कानून व्यवस्था का ये समय बड़ा सवाल है। কলকাতা পুলিশ কমিশনার আমার কাছে নিজে এসেছে অনেকবার পদত্যাগ করার জন্য, গত 7 দিন আগে। সামনে পুজো, আপনারা এবার আমায় বলুন, ল অ্যান্ড অর্ডার লোকটাকে তো জানতে হবে যে থাকবে কোন পাড়ায় কোন পুজো হচ্ছে, পুজো কমিটিগুলো কি থিম করছে, কোথায় কি পুলিশ পোস্টিং আছে। এটা পুজোর সময়, কিছুদিন ধৈর্য ধরলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়। और आपको बता दें, इससे पहले दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी और राज्य सरकार के रवैये से नाराज़ हैं वो इस मामले में। जवाहर सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी भेजी है। इस्तीफे में कोलकाता रेप मर्डर को हैंडल करने में उनके स्टैंड को गलत बताया। जवाहर सरकार ने इस्तीफे के बाद टीएमसी में सियासी बवाल इससे मच गया है। इस बीच ममता ने जवाहर सरकार को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब कहा जा रहा है गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियों के बीच चल रही सीट बंटवारे पर बातचीत टूट गई है। चुनावी सरगर्मी में इसके तुरंत बाद आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट भी जारी कर दी। 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए आम आदमी पार्टी ने, जिन 11 सीटों पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो वहां पर भी आपने अपने उम्मीदवार तय किए। उनमें चानाकला से पवन फौजी, मेहम से विकास नेहरा, बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच, नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, समलखा से बिट्टू पहलवान, डबवाली से कुलदीप गदराना, रोहतक से बीजेंद्र हुड्डा के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज सुबह ही कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था। आपने कहा था कि कांग्रेस शाम तक फैसला नहीं करेगी तो हम लिस्ट जारी कर देंगे, तो बात नहीं बनती देख आम आदमी पार्टी ने थोड़ी देर पहले अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है। हमने अपनी लिस्ट को जारी कर देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट ये बात ही कह रहा हूँ कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया, क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। आपको लगता है आम आदमी पार्टी 10 से ज्यादा सीटें चाहती थी और कांग्रेस ये कह रही थी कि वो 3 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकती है, ये जानकारी अभी आई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसी आरोप प्रत्यारोप पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि हम एक मजबूत विकल्प हैं और वो मजबूत विकल्प हरियाणा में रंग दिखाएगा। और आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी प्रशांत के पास, साथ ही शरद शर्मा के पास भी। लेकिन पहले प्रशांत, आपके पास कांग्रेस इस गठबंधन को लेकर पहले एक तरह से कोशिशें कर रही थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के उसमें हमें समझौता करना चाहिए, लेकिन अब ये बात नहीं बनी है। क्या कारण इसके पीछे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सीटों, हम अभी सुन रहे थे सुशील गुप्ता को, मुझे लगता है कि सीटों की संख्या से ज्यादा किन किन सीट, कौन कौन सी सीटें दी जाए आम आदमी पार्टी को, लगता है बात उस पर भी अटकी है। हालांकि संख्या भी एक बड़ी वजह रही है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से 9 से 10 सीटें मांग रही थी। उसका कहना था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट वो लोकसभा में लड़ी थी और उसमें 9 विधानसभा सीटें थी, तो कम से कम 9 विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए। और कांग्रेस 5-6 से ज्यादा देने को, मुझे लगता है 5 से भी ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। और एक खबर ये भी आई कि कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर 5 सीटों तक आम आदमी पार्टी को मंजूर है तो वो ले सकती है, नहीं तो फिर गठबंधन नहीं हो पाएगा।
तो एक तरह से शर्त रखी गई और कांग्रेस पार्टी इससे ज्यादा बढ़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि कौन-कौन सी सीटें मिले, क्योंकि देखिए कल रात को कांग्रेस की तीसरी सूची आई हरियाणा के लिए और उसमें उन्होंने गुरुग्राम के लिए भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। ये गुरुग्राम की सीट वो सीट है जो आम आदमी पार्टी भी चाहती थी और गठबंधन पर जब बातचीत हो रही थी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया गया था कि जो कुछ शहरी सीटें हैं, अगर 5 ही सीट मिलती है तो कुछ शहरी सीटें आम आदमी पार्टी अपने लिए चाहती है, लेकिन गुरुग्राम से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। तो मुझे लगता है कि जब गुरुग्राम की सीट का ऐलान किया गया, वो ट्रिगर पॉइंट था निधि कि बातचीत जो है कांग्रेस पार्टी अगर उस सीट पर भी अपना उम्मीदवार घोषित कर रही है जो आम आदमी पार्टी चाहती है, तो बातचीत फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मुझे लगता है सीटों की संख्या तो एक वजह थी, लेकिन कौन-कौन सी सीटें मिले जैसे कलायत की सीट है वो कांग्रेस चाहती थी, वो आम आदमी पार्टी चाहती थी अपने लिए, क्योंकि वहाँ के नेता हैं अनुराग ढंगा पुराने पत्रकार रहे हैं, उनके लिए वो सीट चाहती थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी। तो मुझे लगता है कौन सी सीटें मिले उस जी पर भी बात अटक गई दोनों पार्टी जी की। जी, बिल्कुल बिल्कुल। शरद भी हमारे साथ जुड़ गए, शरद शर्मा। शरद, आपने प्रशांत को सुना होगा, एक तो आम आदमी पार्टी को कम सीटें देने को कांग्रेस एक तरह से उतनी ही दे पा रही थी, और कौन सी सीट्स, गुरुग्राम का भी उन्होंने जिक्र किया, क्या ये कारण रहा? क्या खबर आम आदमी पार्टी के खेमे से? जैसा कि प्रशांत बता ही रहे हैं कि चर्चा ये थी कि आम आदमी पार्टी दावा ठोक रही है जो दिल्ली या पंजाब से लगते हुए इलाके हैं वहां की सीटों के लिए। तो उसमें बात हो रही थी गुरुग्राम की, फरीदाबाद की। तो गुरुग्राम पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। कलायत पर मामला अटक रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बात आ रही थी कि उस पर समझौते के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो वहां पर एक बात अटकी हुई थी। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी जो है सीटों की संख्या पर समझौता करने को तैयार थी, लेकिन मनपसंद सीटें उसको नहीं मिल रही थी। दूसरी निधि जी एक बड़ी समस्या ये हो रही थी कि आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में पंजाब जीता था और उसके बाद से ही हरियाणा में जो है अपने संगठन पे काम करना शुरू कर दिया था। लगभग 2.5 साल तक आम आदमी पार्टी जमीन पे काम करती रही, वहां पर अपने संगठन का विस्तार करती रही और लगातार ये दावे करती रही कि सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक वैकल्पिक सरकार, एक विकल्प बनकर सामने आएंगे। तो एक तरफ ये हो रहा था कि संगठन का जो हरियाणा के नेता हैं उनका दबाव था आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर कि एक तरफ तो आपने दावा किया कि सरकार बनाएंगे, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आपने एनर्जी भी लगाई, आपने पैसा भी लगाया, संसाधन भी लगाया, वहीं दूसरी तरफ अब जो है 4-5 सीटों पर ये आप लड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो ना तो वो सीटें मिल रही थी, ना ही दूसरा तरफ जो कार्यकर्ताओं का और नेताओं का दबाव था वो कहीं रुक रहा था। तो फिर जब कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया, आपको याद होगा आज सुबह ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हुए थे कि अगर शाम तक बात नहीं बनती है तो आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी, और इससे पहले शुक्रवार को भी इस तरह के बयान आए थे। लेकिन संभव है कि अपेक्षित सकारात्मक जवाब आम आदमी पार्टी को जब नहीं मिल पाया तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि अब अपनी लिस्ट निकाली जाए और जो 20 सीट घोषित की हैं उनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तो अब काफी मुश्किल लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर से बातचीत के टेबल पर आएंगे। यही लगता है कि अकेले अकेले ही चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल अकेले अकेले ही ये इंडिया ब्लॉक के दो लोग पार्टीज हैं जो अब चुनाव अलग अलग लड़ती हुई नजर आ रही हैं। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, क्या कहा है बताएंगे। देश की बात में बात करते हैं बिहार की, और वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार भूमि विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त को लेकर असमंजस की स्थिति में है। सूत्रों के अनुसार इसे टालने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। ऐसा इस फीडबैक के आधार पर किया जा रहा है कि लोगों को फिलहाल इस सर्वेक्षण और उसकी प्रक्रिया के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के अधिकांश नेताओं का मानना है कि चुनावी वर्ष में इसका राजनीतिक लाभ से अधिक नुकसान हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लेना है। राज्य सरकार ने विशेष सर्वेक्षण राज्य में जमीन से जुड़े विवाद और हिंसा पर काबू पाने के लिए शुरू किया गया था। गौरतलब है कि करीब 100 साल पहले बिहार में इस तरह का सर्वे हुआ था, और अब जो परेशानी जो सामने आ रही है आम लोगों को, वो ये है कि किस तरह से कागजात जो हैं
वो पक्के हैं कि नहीं, म्यूटेशन कराया है कि नहीं। और अब इस पर जो असमंजस की स्थिति है बिहार सरकार के, हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, तो जो ये फैसला वापस लिया जा सकता है या टाला जा सकता है, आप लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल में हैं लोग, तो ये क्या वहाँ से जानकारी अब लेटेस्ट इस पर? देखिए निधि, इसे कुछ दिनों के लिए, खासकर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनज़र जो है इसे कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए इसे स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार को उनके जो भी उनकी मशीनरी है, जो उनका फीडबैक सिस्टम है, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो चाहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हों, मंत्री हों, या जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और मंत्री हों, सबने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद जनता को जो कठिनाइयां हो रही है, जनता के बीच जो इसको लेकर एक तरह का आक्रोश है, उसके बारे में अवगत कराया है। और अब फैसला नीतीश कुमार को करना है। देखिए, ये जो सर्वे चल रहा है, इसके पॉजिटिव के बारे में किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जमीन के रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होने के कारण आप देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, रोड का प्रोजेक्ट हो या कोई अन्य प्रोजेक्ट हो, वो हमेशा डिले होता है, उसका कॉस्ट कई गुना बढ़ जाता है। वैसे में इस तरीके के काम को इसकी आवश्यकता थी। और बिहार में अधिकांश जो झगड़े होते हैं गांव के स्तर पर, अधिकांश हत्याओं के जड़ में जो है या उसके पीछे ये देखा गया है कि वो जमीनी विवाद है, भूमि विवाद के कारण ही अधिकांश झगड़े और हिंसा होती है। उसी बैकग्राउंड में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, लेकिन अब ये लग रहा है, और खासकर यह भी एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि आंध्र में जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उसने भी चुनावी साल में जो जमीन के रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटाइज करने की एक मुहिम छेड़ी थी, और जिसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक खामियाजा सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा। वैसे में बिहार की एनडीए सरकार उस गलती को दोहराना नहीं चाहती है, लेकिन ये फैसला कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए। तो वाकई में देखना होगा नीतीश कुमार क्या कुछ महीनों के लिए ये लैंड सर्वे जो हो रहा है बिहार में उसको टालते हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में, और बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने वहाँ कई बातें कही हैं। महिलाओं के संदर्भ में कहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ये है कि महिलाएं घर की रसोई तक ही सिमटी रहें। वो टेक्सास यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे आते ही कुछ मिनटों के भीतर लोगों के मन से बीजेपी का डर निकल गया। आरएसएस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए भारत में केवल एक विचार है, लेकिन हम कांग्रेस के लिए भारत अनेक विचारों का मेल है। The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संस्थानों को मिलने वाले शोध अनुदान पर जीएसटी नहीं है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस बारे में बताया। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और उसमें फैसला लिया गया। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर ये जीएसटी हटाने के प्रस्ताव पर आज चर्चा हुई है। चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र के पास और उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये हिमांशु, अगर जो जिस तरह से शोध अनुदान रिसर्च के लिए जो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जो राशि मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित तौर पर जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा और जो आतिशी मारलीना है जो दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री हैं, दोनों ने कंफर्म किया है एनडीटीवी से। और हरपाल सिंह चीमा ने यहाँ तक कहा कि देखिए एक बहुत ही बड़ा फैसला आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया
और इससे देश में जो रिसर्च के लिए एक नया कल्चर बनाने की ज़रूरत है, युवाओं को रिसर्च के प्रति उत्साहित करने की ज़रूरत है, या फिर सरकार के अधीन भी जो शैक्षणिक संस्थाएं काम करती हैं उन्हें भी काफ़ी फंड्स की ज़रूरत होती है सरकार के कामकाज को बेहतर करने के लिए। और इन सब को देखते हुए ही ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने रखा गया था और इस पर सबकी सहमति से ये फैसला हुआ है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या सरकारी संस्था को अगर रिसर्च ग्रांट मिलता है तो उस पर जीएसटी जो है वो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी एक और बड़ी खबर भी है निधि कि जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का जो एक मांग रही थी, सबसे पहले नितिन गडकरी ने ये मांग की थी, फिर डेरेक ओब्रायन ने किया था, कई संस्थाओं ने किया था। इस पर आज चर्चा हुई। अधिकतर जो वित्त मंत्री थे राज्यों के, उनमें इस बात पर सहमति बनी है कि जो जीएसटी लगाया जाता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पर हो, लाइफ इंश्योरेंस पर हो या सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पॉलिसी की स्कीम्स हैं उन पर हो, तो उस पर जीएसटी जो है वो हटाया जाए। इस पर अधिकतर राज्यों में राज्य इसके लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये तय किया कि बेहतर होगा कि इस पूरे सेक्टर की नए सिरे से समीक्षा के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाए, क्योंकि इसका फाइनेंशियल रैमिफिकेशन क्या होगा, इसका राजस्व पर कितना ज़्यादा असर होगा, इसकी समीक्षा करना भी ज़रूरी है। और इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन आज करने का फैसला किया गया है और संभव है कि बहुत जल्दी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसकी समीक्षा शुरू करेगा कि देश में जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सीनियर सिटीजन्स की जो स्कीम्स हैं, उन पर जो जीएसटी लगता है प्रीमियम पर, उसे क्या हटाया जा सकता है या फिर 18% से घटा के 5% किया जाए। अलग अलग प्रस्ताव हैं, इस पर विचार होगी। और जो तीसरा बड़ा फैसला है कि 2000 रुपये से कम के जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते थे पेमेंट एग्रीगेटर्स के प्लेटफॉर्म पर, उस पर जो जीएसटी के दायरे में उसको लाया जाए नहीं लाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन इसे फिलहाल जो अधिकारियों की समिति है, जिसे फिटमेंट कमेटी कहा जाता है जीएसटी काउंसिल की, उसके पास आगे समीक्षा के लिए भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस जानकारी के लिए। तो शिक्षण संस्थानों में जो शोध अनुदान उनको मिलता है उस पर जीएसटी नहीं होगा, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस और तमाम पॉलिसी और जिसमें हमारे बुजुर्ग बहुत निर्भर हैं, उस पर जो जीएसटी लगता है प्रीमियम पर, उस पर विचार करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आज बना दिया गया है। ये बैठक जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कानपुर में जो ये आज ट्रेन हादसा हुआ है, क्या कोई साजिश थी, इस पर गौर करेंगे। बात अब उत्तर प्रदेश की बढ़ते रेल हादसों की। कानपुर में कल एक बड़ा रेल हादसा टल गया। हालांकि यह हादसा था या दुर्घटना की साजिश, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कानपुर के अवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी गई। मौके पर पहुंची जांच टीम को ट्रैक से करीब 200 मीटर दूर एक भरा हुआ सिलेंडर मिला, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जांच में कुछ दूसरी संदिग्ध चीज़ें भी बरामद हुई हैं। संदिग्ध चीज़ों में एक बोतल और पीले रंग का पदार्थ और सफ़ेद पाउडर भी मिला है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को भी कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस मामले में भी रेलवे सूत्रों ने साजिश की आशंका तब जताई थी। और कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस जगह सिलेंडर मिला है, वहां पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार साजिश के शक में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ किया जा रहा है। कानपुर के डीसीपी पश्चिम के राजेश कुमार सिंह ने कानपुर ट्रेन मामले में कहा है कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कई जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। घटना के पीछे किसका हाथ है, जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। आइए सुनते हैं डीसीपी पश्चिम के राजेश कुमार सिंह का क्या कहना है। हमारी सभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और कारकों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी जांच एजेंसियां हमारी लगी हुई हैं और हम लोग इस मामले को लेकर के बिल्कुल जागरूक और संवेदनशील हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इसका हम लोग अनावरण करें। अभी आप लोगों ने देखा डॉग स्क्वाड भी सुबह भी हमारा आया था, शाम को भी अभी हम लोग लगाए हैं। कुछ जगह ऐसी चिन्हित हुई जिसमें लगा कि यहाँ पे बदमाश हो सकता है बैठे हों, उसको भी देखे, लेकिन बारिश होने के बाद स्मेल शायद उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा है,
तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना सारी एजेंसियां लगी हुई हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घटना का शिक्षान्वयन करें। यहाँ पे हम लोग अपराधियों के बारे में जांच कर रहे हैं, किसी जमात वगैरह के बारे में हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं। बाहर से जो भी यहाँ पे आए होंगे आसपास हम लोग सब छानबीन कर रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं और उसमें जो भी संदिग्ध होंगे उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे। उधर गौरतलब है कि कानपुर के पास रेलवे ट्रैक पर साजिश को लेकर हाई अलर्ट पर है तमाम जांच एजेंसियां। आतंकी साजिश के एंगल से भी मामले की तफ्तीश की जा रही है। कानपुर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि कानपुर रेल हादसे में एनआईए की एंट्री हो रही है। एनआईए ने कानपुर पुलिस से संपर्क साधा है। जल्दी एनआईए कानपुर आकर शुरू कर सकती है अपनी जांच। एटीएस और आईबी मौके पर पहुंचकर कर रही है जांच। एनआईए, यूपी, एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने तफ्तीश शुरू की है। आईएसआई के इशारे पर आईसिस की साजिश का भी शक जताया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली से आईसिस से जुड़े करीब 14 लोगों को गिरफ्तार किया। हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फरतुल्ला घोरी ने ऑडियो जारी कर देश में मौजूद स्लीपर सेल को ट्रेन पलटने का आदेश दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। हाल ही में हुए ट्रेन हादसों की भी इसी एंगल से तफ्तीश हो रही है। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से हैं, साथ ही पल्लव मिश्रा दिल्ली से हैं जिन्होंने एनआईए बारे में जानकारी दी। पहले रणवीर आप ही के पास आते हैं, ये हादसा टल गया, पहले हादसे हुए जिसमें पटरी से 20 डिब्बे उतर गए थे, साजिश का एंगल भी अब ये आवाज़ उठ रही है, वहाँ से क्या जानकारी? देखिए, अगर हाल फिलहाल के 2-3 महीनों में हुए रेल हादसों को गौर करें, चाहे यूपी हो चाहे यूपी के बाहर, हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा संदिग्ध हुआ जो कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी थ्योरी को जन्म देता है। अगर मैं बात करूं जुलाई में गोंडा में हुए हादसे की, तब भी लोको पायलट ने कहा था कि इंजन के सामने अचानक कोई चीज़ आई और ज़ोर की आवाज़ आई और रेल से जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई। 4 लोगों की मौत हो गई, 4 डब्बे पूरी तरह पलट गए, 20 डब्बे डिरेल होकर के खिसक के पटरी से साइड में आ गए। इसके बाद एक मालगाड़ी अमरोहा में डिरेल हुई, फिर कानपुर में एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस उसका डिरेलमेंट हुआ, 20 के 20 डब्बे साइड में आ गए थे, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। तो लगातार जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं, उन हादसों में एक जो सबसे बड़ा बिंदु है वो ये कि साजिश की बू आ रही है। और कल जो कानपुर में हुआ, इसमें तो 100% ऐसी कोई भी व्यक्ति अगर इस घटना के बारे में सुनेगा तो वो मान के चल रहा है कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि रेल की पटरी पर भरा हुआ गैस सिलेंडर कैसे आया, एक बॉटल जिसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ था, बताया जा रहा है पेट्रोल भरा हुआ था, कुछ वाइट और येलो कलर का कुछ पाउडर जैसा सब्सटेंस था, तो ये सारी चीज़ें रेल ट्रैक पर कैसे आईं। अगल बगल कोई ऐसी झुग्गियाँ भी नहीं हैं कि कोई गलती से ला करके रख दे, और ज्वलनशील पदार्थ और गैस सिलेंडर और कुछ पाउडर नुमा चीज़ें, ये मतलब ये पूरी तरीके से इस घटना में कहीं ना कहीं एक साजिश की जो बू आती है उसको ये बढ़ावा दे रही है। और इसी वजह से इस पूरे मामले में चाहे यूपी एटीएस हो, यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो, और अब एनआईए की भी बात आ रही है कि एनआईए भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि रेलवे ने इससे पहले भी कहा था कि जो हादसे एक के बाद एक और बहुत जल्दी हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी है। और इस बार जो कानपुर में कल हुआ, अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता, अगर उस पेट्रोल से आग लग जाती, अगर ट्रेन डिरेल हो जाता, ये सब अगर इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर कितना बड़ा हादसा घट सकता था। और ये पूरे देश भर की रेलवे का सवाल है, क्योंकि रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क पूरे देश में चलता है, करोड़ों लोग डेली ट्रैवल करते हैं, तो लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। और घटनाएं आप देखिए कि शाम होने के बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास की घटना है। वो तो ड्राइवर ने देखा कि सिलेंडर जैसा कुछ पड़ा हुआ है, उसने ट्रेन की स्पीड धीरे की, लेकिन पूरी तरीके से ट्रेन रुक नहीं पाई, और जब ट्रेन की टक्कर उस सिलेंडर से हुई तो सिलेंडर दूर जाकर छिटक करके गिर गया, लेकिन कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। तो इसमें जो पायलट है, लोको पायलट, उससे भी पूछताछ हो रही है, और साथ ही 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां बातचीत कर रही हैं, जांच कर रही हैं। इससे पहले गोंडा वाला जो मामला था उसमें भी हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई गई थी। तो ये सारे जो मामले हैं, इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी को लेकर के जांच को आगे बढ़ाने का काम अब एनआईए भी करेगी, एटीएस भी कर रही है, यूपी पुलिस भी कर रही है। बिल्कुल रणवीर, ये आपने महत्वपूर्ण बात सामने रखी है, और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी भी मौजूद हैं। पल्लव, आपसे एनआईए ने जो संपर्क साधा है उत्तर प्रदेश की पुलिस से, क्या उनके मन में शंका है? रणवीर जो बातें कह रहे हैं वो तो है कि कैसे एक सिलेंडर आ गया होगा, और कैसे सिलेंडर भी है और साथ में पेट्रोल भी एक बॉटल में वो भी आ गया, लेकिन एनआईए की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं?
लेकिन मेरी जो रणवीर बता रहे थे, जो तमाम उन्होंने पिछले बात घटनाओं का दर्ज किया, जिस तरीके से लगातार रेल के ये मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, उसको देख के लगातार ये महसूस किया जा रहा है कोई न कोई इसमें आतंकी गतिविधियां लिप्त हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। और खासकर यूपी में देखिए तो यूपी में लगातार पिछले 3 महीने में लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब कल जो घटना हुई है वो इतना भयानक था कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन जो लोको पायलट था उसकी सूझबूझ से जो है वो घटना जो है बच गई। अब जो जानकारी हमको सामने मिल के आ रही है कि जो इस मामले को पूरी जांच एनआईए करेगी और रेलवे जो है इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और इसकी जांच इसने एनआईए को सौंपी है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था एक आतंकी का, पाकिस्तान के आतंकी का, फतुल्ला घोरी का, जिसमें उसने जो स्लीपर क्लास मौजूद है भारत में उसने कहा था कि जो है ट्रेन को पलटने का उसने आदेश दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने करीब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में करीब 14 ऐसे उसके जो स्लीपर सेल्स है उनको पकड़ा था। तो ऐसे में जितनी भी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर ये पूरी जो है जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। और एक अपडेट इसमें ये है कि जो पाउडर मिला था सफेद रंग का, दरअसल वो ग्रे कलर का पाउडर था और 4 से 5 ग्राम का पाउडर था। उसकी जांच की जा रही है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है, आशंका ये की जा रही है कि वो कोई बारूद है। और अब इसको लेकर एक स्पेशल टीम बनाने की भी कवायद शुरू की जा रही है। और जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से देखिए रात के समय में इस तरह घटनाओं को जो है अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये जो सुरक्षा एजेंसी है उनको ये लग रहा है कोई न कोई इसमें आतंकी गतिविधियां हैं, जिसकी वजह से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल पल्लव, आपका, रणवीर आपका धन्यवाद। लेकिन वाकई में चिंता की बात है कि हाल में 3 हादसे हुए हैं, 1 महीने में 3 रेल हादसे यूपी में, और अब आतंक की साजिश की इसमें शंका उठ रही है और एनआईए ने पुलिस से संपर्क साधा है। कई एजेंसियां हैं इस पूरे मामले पर अब गौर कर रही हैं। देश की बात में बात अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। कानून व्यवस्था के मसले पर काफ़ी तादाद में छात्र राजभवन के पास प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। इनकी मांग थी कि या तो सुरक्षा बल इन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं या फिर राज्य को छोड़कर वापस चले जाएं। लेकिन शांति के लिए विरोध जता रहे प्रदर्शनकारी कुछ देर बाद हिंसक हो गए। राजभवन के बाहर जमकर पत्थरबाजी भी हुई। वहां मौजूद सुरक्षा बल हालात काबू करते नजर आए। मणिपुर के बाद बात अब असम की। आईआईटी गुवाहाटी में फिर एक छात्र की मौत की दुखद खबर आई है। बीटेक 3rd ईयर के इस छात्र का शव आईआईटी गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के उसके कमरे में पाया गया। पुलिस के मुताबिक ये मामला खुदकुशी का लग रहा है। छात्रों ने संस्थान में बढ़ती खुदकुशी के मामलों के विरोध में प्रदर्शन भी किया। ये इस साल आईआईटी गुवाहाटी में खुदकुशी का 4था मामला है।